हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्णमाला को लेकर। हमने अपनी पिछली क्लास में वर्णमाला स्टार्ट की थी और उसमें से हमने वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन, जिसमें से हमने स्वर वाला भाग कंप्लीट कर लिया था। ठीक, उम्मीद है आप सभी लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं व्यंजन की डेफिनेशन। व्यंजन कहते किसे हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये परिभाषा हमने लिखी है। हमने स्वर की परिभाषा लिखी थी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, है ना। तब मैंने आपको उस परिभाषा को एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी कि स्वतंत्र रूप से और आश्रित रूप से बोले जाने वाले का अर्थ क्या है। तो बेटा जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक व्यंजन ही ले लेते हैं। मैंने एक व्यंजन लिया क। अगर मैं क का उच्चारण करती हूँ क, तो मुझे इसमें अ का स्वर सुनाई देता है। क, ठीक। अब अगर इसमें से मैं ये अ निकाल दूँ तो क्या मैं इस क का उच्चारण कर पाऊंगी? नहीं, मैं इस क का उच्चारण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे क बोलना है तो मुझे अ चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए वो कहलाता है व्यंजन। इसको मैं लिख तो सकती हूँ, स्वर के बिना लिखा तो जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए मुझे इसमें स्वर चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब मैं अ बोलती हूँ तो मुझे किसी सहायक स्वर की आवश्यकता नहीं है, किसी सहायक वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो यही अंतर है इन दोनों की परिभाषाओं में कि जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, हमें किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं रहती, कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जब हम एक व्यंजन बोलते हैं, एक व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो हमें एक स्वर चाहिए ही होता है। हम स्वर के बिना, स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। उसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताई थी व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब एग्जामिनर ने पूछा व्यंजन कितने होते हैं, आपने आंसर दे दिया 33। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब आप घबरा गई क्योंकि उसने ऑप्शन में 33 भी डाल रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनको हम यहाँ पर समझते हैं। पहला प्रकार आता है हमारा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। ठीक, अब 25 कौन से होते हैं ये?
ये होते हैं 25 व्यंजन स्पर्शी। ठीक, अब ये जो 25 व्यंजन मैंने 5 अलग अलग भागों में बांट कर लिखे हैं, 25 होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ उसे। ये जो मैंने 5 अलग अलग भागों में बांटे हैं, इनको हम कहते हैं 5 वर्ग। ये अलग अलग 5 वर्ग हैं। तो हमारा जो पहला अक्षर है वो ही इसके वर्ग की शुरुआत करता है, यानी कि पहला है हमारा क वर्ग। यानी कि अगर मैं क वर्ग की बात करूं तो क वर्ग में हमारे ये 5 व्यंजन आते हैं। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये मेरे एक वर्ग के अंदर 5 व्यंजन आते हैं जो इस तरीके से गिने जाते हैं। ठीक, इनका प्रश्न आता है कौन सा व्यंजन प वर्ग है, कौन सा व्यंजन च वर्ग है, या च वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है, या प वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है, इस तरह से। अब क्योंकि ये पाँचों मतलब ये 25 व्यंजन मैंने 5 वर्गों में बांटे हैं, ये 25 व्यंजन मैंने 5 वर्गों में बांटे हैं, तो इसलिए इन 25 व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन 25 को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में 2 अलग व्यंजन लिखाए थे, द्विगुण। द्विगुण व्यंजन होते हैं ड़ और ढ़। ड़ और ढ़ वर्णमाला में अभी पूरी तरह से सम्मिलित नहीं है, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखे हुए मिलते हैं। कुछ किताबों में ड के बाद ड़, ढ के बाद ढ़, कुछ किताबों में नीचे तीनों अलग से लिखे हुए मिलते हैं। खैर जो भी है, कुल मिलाकर ये है कि ये दोनों व्यंजन इन दोनों व्यंजनों से बने हुए हैं और ये इन्हीं के अंदर आते हैं। तो वर्गीय व्यंजन अगर एग्जामिनर पूछता है तो वर्गीय व्यंजन 100% 25 होते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर स्पर्शी व्यंजन पूछता है वो ही 25 होते हैं, पर 1%, क्योंकि एक बार एक परीक्षा में ऐसा हो चुका है, एग्जामिनर ने 25 स्पर्शी व्यंजन पूछे और स्पर्शी व्यंजन में उसने 25 का ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर रेयर कंडीशन है ये, अगर ऐसा होता है तो आपका सही आंसर 27 हो जाएगा। अगर 25 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो सही आंसर 27 हो जाएगा, और अगर दोनों मिलते हैं तो आंसर 25 आपका है ही है, क्योंकि 25 व्यंजन मान्य हैं। इन 2 व्यंजनों को वर्णमाला में पूरी तरह से भी सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर हमारा 27 हो जाएगा अगर 25 नहीं है तो। लेकिन वर्गीय व्यंजन 25 ही रहेंगे, क्योंकि इनको वर्ग में नहीं गिना जाता। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा पहला प्रकार जो हमने लिखा, स्पर्शी या वर्गीय। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार है हमारा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक, ये 4 व्यंजन हमारे अंतस्थ माने जाते हैं। इनमें से य और व को अर्ध स्वर भी माना जाता है। कौन कौन से? य और व। ठीक, य और व को अर्ध स्वर भी माना जाता है। वैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन केवल 4 माने जाते हैं, य, र, ल, व। ओके, ऊष्म। ऊष्मण होते हैं हमारे 4। कौन कौन से? श, स, स और ह। श, स, स और ह, ये चारों हमारे ऊष्मण कहलाते हैं, क्योंकि ऊष्मा के संघर्ष से निकलते हैं। और जब ऊष्मा के संघर्ष से निकलते हैं
तो इनको हम ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। ये चारों वर्ण हमारे ऊष्म भी कहलाते हैं और ऊष्म संघर्षी भी कहलाते हैं। ये हो गए हमारे 33 व्यंजन, 25 और 4 29, 29 और 4 33। 33 व्यंजन हो गए हमारे, 3 प्रकार के हो गए। अच्छा, इनके अतिरिक्त 4 संयुक्ताक्षर भी होते हैं। हिंदी में इन 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 संयुक्ताक्षर भी होते हैं। तो संयुक्ताक्षर कौन से हैं आपके? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हैं आपके 4 संयुक्ताक्षर। अब बात आती है इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इनमें एक व्यंजन पूरा, एक व्यंजन आधा होता है। अब दिक्कत हमें ये आती है कि हमारे आगे प्रश्न ऐसे भी आता है जिसे क्ष किन वर्णों से मिलकर बना है या ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं, क्ष मिलता है क और श से, त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और य से, और श्र बनता है श और र से। ठीक, इसको मैं एक तरीके से और बांट सकती हूँ और डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं इनमें से स्वर निकाल दूँ तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर व्यंजन जो पूरा लिखा हुआ है उसमें एक स्वर मौजूद होता ही होता है। अगर हम स्वर निकाल देंगे तो व्यंजन में हलंत का प्रयोग होगा। ठीक है, स्वर के निकलते ही व्यंजन में हलंत लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। 33 व्यंजन हमारे कैसे होते हैं? 25 व्यंजन स्पर्शी होते हैं जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और जो क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं जिनमें से य और व हमारे अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इसके अलावा 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, श श श जिन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इन 33 व्यंजनों के अलावा हमारे पास 4 संयुक्ताक्षर भी हैं जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र हैं और ये चारों अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, अलग अलग अक्षरों को मिलाकर बने हुए हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारे व्यंजन, और 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन भी हैं जिनका अभी स्थान निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी वर्णमाला में 33 व्यंजनों के अलावा 6 व्यंजन और होते हैं। तो संख्या कितनी हो जाती है? 33 और 6 39। ठीक, 39 में हमारे 11 स्वर मिलते हैं 50 और 2 अयोगवा वर्ण मिलते हैं, संख्या हो जाती है 52। ओके, तो अब इसको आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद हम व्यंजनों को श्वास के आवागमन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। अघोष और सघोष। सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं। अघोष और सघोष, सघोष को हम घोष भी कहते हैं।
ये किसके आधार पर हैं? श्वास के कंपन के आधार पर। घोष का अर्थ होता है कंपन, घोष का अर्थ होता है कंपन। तो श्वास के कंपन के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं वर्णों को। यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन सब लेकर चलेंगे, वर्ण लेकर चल रहे हैं सारे, ठीक। अघोष और सघोष। अघोष उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, और सघोष उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, ठीक है। घोष रहित और घोष सहित। तो अघोष में हमारे आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। पहला दूसरा वर्ण का अर्थ क्या है, ये मैं आपको अभी लिख के बताऊंगी। और श, श, स, तीनों प्रकार के श। और सघोष में फिर क्या आते हैं? प्रत्येक भाई पहला दूसरा हमने यहाँ ले लिया, तो तीसरे चौथे पांचवें हमारे इसमें आएंगे। ये होते हैं हमारे सघोष। सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। अयोगवाह हमारे सघोष होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। यारा लवा ह सघोष होते हैं। अड़ा और ढ़ संयुक्त अक्षर भी सघोष होते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। भाई सघोष में बहुत सारे हैं और अघोष में केवल 13 वर्ण हैं। भाई एक वर्ग में कितने एक वर्ग का पहला दूसरा लिया गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि एक वर्ग में से 2 व्यंजन उठाए गए हैं, पहला और दूसरा। और वर्ग कितने हैं? 5, यानी कि टोटल कितने हो गए? 10, ठीक। 5 दूनी 10 और श तीनों श उठा लिए गए। तो हम इनको याद करें ना तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम क्या याद करेंगे कि पहला दूसरा तीनों श अघोष होते हैं, बस। उसके अलावा हमारी पूरी वर्णमाला सघोष है। हमें केवल अघोष याद रखने हैं, पहला दूसरा तीनों श अघोष होते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं हमारे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व कहते हैं हम यहाँ पर शक्ति से, यानी कि हमारे वर्णों के उच्चारण में जो शक्ति लग रही है उसके आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ क्या है? कम शक्ति। अल्प माने होता है थोड़ा। अल्प का मतलब थोड़ी शक्ति और महाप्राण का मतलब अधिक शक्ति, ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम कैसे देखेंगे इनको? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, कॉमा, ये
ये होते हैं हमारे अल्प प्राण, इनमें हमें कम शक्ति लगती है। ठीक, दूसरा आता है महाप्राण। ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं और दूसरा, चौथा महाप्राण होते हैं। महाप्राण जिनमें अधिक शक्ति लगती है। अब बात आती है कि ये चीज़ थोड़ा सा हमारे समझ से बाहर है, हम नहीं समझ पा रहे, कैसे कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ये वर्ण लिख लेती हूँ। ठीक, 25 तो मैंने ये ले लिया। 25 में पहला दूसरा जो है वो क्या है, अघोष, यानी कि ये पांचों और ये पांचों, ये पांचों और हमारे ये पांचों क्या है, अघोष हैं। ठीक, पहले हम अघोष की बात कर रहे हैं और बाकी के हमारे सारे क्या हैं, सघोष, सघोष और ये सघोष। ठीक, उसके बाद हमने तीनों श ले लिए और उसके अलावा सारी वर्णमाला हमारी सघोष है। चाहे सघोष पूछ ले एग्जामिनर, चाहे घोष पूछ ले, हमें दोनों चीज़ ध्यान में रख के चलनी है। अब बात आती है अल्पप्राण और महाप्राण की। तो ये देखिए, अगर हम क बोलते हैं, क, च, ट, त, प, ठीक, तो हमें अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। लेकिन जब हम बोलते हैं ख, छ, ठ, थ, फ, तो अधिक ताकत लगती है। यहाँ पर मैं आपको एक नियम बताती हूँ, संस्कृत का एक नियम है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह की ध्वनि निकले वो महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह की ध्वनि निकले तो वो महाप्राण होते हैं। तो ह की ध्वनि कैसे निकलती है, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ। ठीक, और इसी वजह से इनकी स्पेलिंग में हमें एच लगाना पड़ता है। ठीक, उसी तरह से इधर आ जाओ, य, र, ल, व, अंग, अंग, इनमें किसी में ह का स्वर नहीं निकलता है, लेकिन श, श, स, ह, अह, ढ़, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इनमें ह का स्वर नहीं निकलता है। लेकिन ये तो पहले से ही डेड व्यंजन है, 1.5, तो ये तो वैसे ही महाप्राण हो गए। उसके अलावा इन सब में कहीं ना कहीं ह का स्वर निकलता है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण। ठीक, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। ठीक, आगे समझ में आप लोगों की उम्मीद है अब तो आ ही गए होंगे। अब एक काम करती हूँ, मैं इन सबको यहाँ से मिटा देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आ गए हम।
एग्जामिनर ने ये प्रश्न दिया, इनमें से कौन सा व्यंजन घोष महाप्राण है। तो हम लेते हैं ये ले लिए मैंने, ये मैंने 4 वर्ण लिए, ठीक। अब वो पूछ रहा है कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, यानी कि घोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से नीचे शुरू करते हैं। ड, ड हमारा कौन सा है, ट ठ ड, ट ठ ड, ड तीसरा है, इसका मतलब तीसरा तो सघोष होगा, क्योंकि पहला दूसरा अघोष होता है, मैंने आपको बताया। तो ये घोष है लेकिन अल्प प्राण है, ट ठ ड, क्योंकि इसमें हा की ध्वनि नहीं निकल रही है। घोष है क्योंकि तीसरा है, और अघोष क्या होते हैं, पहला दूसरा। तो ये सघोष है, सघोष और घोष एक ही होता है, मैंने अभी बताया, लेकिन अल्प प्राण है। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठ, ट ठ, ये दूसरा है, ट ठ, तो ये अघोष है और महाप्राण है। अब ये ऊपर वाले से महाप्राण तो सही मिल रहा है, लेकिन ये अघोष हो गया। प फ, सेम कंडीशन यहाँ है, ये भी दूसरा है, तो ये अघोष है और महाप्राण है, यानी एक कैटेगरी मैच कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है। अब आते हैं भ, तो प फ ब भ, प फ ब भ, तो ये कौन सा है, चौथा। तो चौथा है तो इसका मतलब सघोष है, यानी कि घोष है और महाप्राण भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये। बाकी ये तीनों हमारे गलत हैं, ठीक। इस तरह से इसका प्रश्न बनता है। ओके, हमें एक साथ 2-3 कैटेगरी पूछना हमसे कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनर हमसे अगर एक साथ 2-3 कैटेगरी पूछ लेता है तो ठीक। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, ठीक। तो इस आधार पर हमारा सबसे पहले आता है कंठव्य वर्ण। कंठव्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठव्य वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यानी कि हमें वो वर्ण लेने हैं जो हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ से निकलते हैं। तो हमारे कौन से वर्ण हैं जो कंठ से निकलते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि हमारा कवर्ग, पूरा कवर्ग हमारा कंठव्य है। इसके अलावा अगर हम स्वर में लें तो अ, आ हमारे दोनों, और ये हमारे 4 वर्ण हैं, अलग हैं जो कंठव्य हैं। किसके अलावा, कवर्ग के अलावा। कवर्ग तो पूरा है ही, संग में हमारे दोनों आ भी कंठव्य हैं और अह और ह भी कंठव्य है, ठीक। दूसरा आता है हमारा तालव्य। तालव्य यानी कि जो तालु से निकलते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं, जिनमें हमारे जीभ, हाँ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैंने स्पर्शी व्यंजन जो लिखाया था, स्पर्शी व्यंजन, उसको स्पर्शी हमने क्यों कहा, क्योंकि उनके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, ठीक। तो अब आते हैं च, छ, ज, झ, या, यानी कि पूरा चवर्ग। चवर्ग के अलावा हमारे पास आते हैं ई, ए नहीं, य,
और श। ये 4 अलग से हैं हमारे कंठव्य। ठीक, मूर्धन्य। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। मूर्धा कहते हैं मसूड़े को। मूर्धा कहते हैं मसूड़े को। तो मूर्धा से निकलता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी कि पूरा ट वर्ग। इसके अलावा री, र और श, ये भी हमारे मूर्धन्य में आते हैं। ठीक, चौथी आती है हमारी दंतव्य। दंतव्य यानी कि दंत से उच्चारित होते हैं। दंत यानी दांत, तो हमारे जो दांतों से उच्चारित होते हैं वो हैं त, थ, द, ध, न। ये हमारा पूरा तवर्ग है। इसके अलावा ल और स, ये भी हमारे दंतव्य हैं। आप देख रहे हैं तीनों तो ये आ गई और 3 हमारे ये आ गए, य, र, ल। ठीक, अगली आती है कैटेगरी हमारी ओष्ठव्य यानी कि ओष्ठ, यानी कि जो होठों के द्वारा उच्चारित होते हैं। होठों के द्वारा उच्चारित होता है हमारा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और स्वर में आते हैं इसमें उ, ऊ। आप देख रहे हैं अ, ई, रे, उ, ये इधर आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें उ बोलते समय होठों की ही सहायता लेनी पड़ती है, उ। ओके, अगली कैटेगरी आती है हमारी कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कि जो कंठ प्लस तालु से उच्चारित होते हैं। कंठ प्लस तालु से उच्चारित होते हैं वो हैं हमारे ए और अय। अब ये ए और अय क्यों है? कंठ तालव्य पिछले 2-3 साल में कई बार पूछे गए हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था अ प्लस ई मिलके बनता है ए। ठीक, तो अ हमारा किस में है? कंठव्य में है। ओके, यानी कंठ। और ई किस में है? तालव्य में है, यानी कि तालु। तो ए क्या हो गया? कंठ तालु। सिंपल भाई, हमने तो ऊपर वाली कैटेगरी याद कर रखी है। तो अ हमारा कंठव्य है, ई हमारी तालव्य है, और अ और ई मिलके बनता है ए, यानी कि ए हो गया कंठ तालव्य। ठीक, इसी तरह से अगली हमारी कैटेगरी है कंठोष्ठ, अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये हमारे बनेंगे ओ और औ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था आ प्लस ऊ मिलके बनता है ओ, और आ हो गया कंठ से और ऊ हो गया ओष्ठ से, तो हो गया कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक, अगला आता है दंतोष्ठ, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, हिंदी वर्णमाला में केवल एक ही अक्षर है जो दंतोष्ठ है, और वो है य, र, ल, व। केवल वकार, व हमारा दंतोष्ठ है। व का उच्चारण करते समय हमारे ऊपर के दांत नीचे के होठों को टच करते हैं, व, इसलिए वह हमारा दंतोष्ठ है। लेकिन एक और अक्षर है दंतोष्ठ जो हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी का नहीं है। ये अरबी का अक्षर है फ, ये भी दंतोष्ठ है, इसीलिए मैंने उसको कोष्ठक में लिखा है, क्योंकि ये हिंदी का नहीं है ये दंतोष्ठ, लेकिन हिंदी का नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम
नासिक्य। नासिक्य यानी कि नासिका से उच्चारित होने वाले। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होता है, या प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नाक से उच्चारित होता है। तो 5 कौन से हैं? ये रहे। तो ये हमारे 5 निकल आएंगे यहाँ पे, या ण, ण, न और मा। और इसके साथ एक ये और होता है, ये भी नासिक्य है लेकिन ये अनुस्वार है। ठीक। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी यानी कि स्पर्श के साथ संघर्ष, यानी कि जो निकलेगा तो स्पर्श से लेकिन संघर्ष होके यानी कि घर्षण होके। तो हमारे जो ये पूरे 25 वर्ण स्पर्शी हैं, इनमें से ये 4 हमारे स्पर्श संघर्षी हैं। कौन से वाले? ये वाले 4 स्पर्श संघर्षी हमारे ये 4 हैं, च, छ, ज और झ। ठीक। अच्छा, ऊष्म संघर्षी मैंने आपको बता ही दिए थे। ऊष्म संघर्षी 4 हैं जो श, 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 हाँ हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं आपके प्रकंपित। प्रकंपित का अर्थ होता है जो कंपन से निकलते हैं, जिनमें हमारी जीभ को कंपन होता है। वो हैं आपके 2, एक स्वर है और एक व्यंजन है। इनमें हमारी जीभ में कंपन होता है, इनके उच्चारण में। तो इसलिए हम इनको कहते हैं प्रकंपित। रि, र, लेकिन र हमारा लुंठित भी है। र हमारा लुंठित भी है क्योंकि हमारी जीभ में लुढ़कने जैसी भाव होता है र, तो र को हम लुंठित भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद आपके आते हैं पार्श्विक। पार्श्विक हमारा एक वर्ण है ल, जो दांतों के पीछे के हिस्से से निकलता है, ला। ठीक। ये हमारी कौन सी कैटेगरी है? 13। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है वर्त्स्य। वर्त्स्य का अर्थ होता है दंत मूल प्लस मसूड़ा यानी मूर्धा, यानी कि जहाँ पर दांतों का मूल है और जो मूर्धा से टच हो रहा है। इसमें 4 हैं आपके, न, ल, र और स। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नल रस। ठीक। यानी कि रस का नल या नल रस, आप जैसे मन चाहे वैसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके वर्ड से हो गए, पार्श्विक हो गए, काकल्य। काकल्य का अर्थ होता है जिनमें कोई अवरोध ना हो, जिस वर्ण के उच्चारण में कोई अवरोध ना हो, जो बिना अवरोध के निकलता चला जाए। ठीक। काकल्य वर्ण केवल एक ही है, हा। आप देखते हैं कि आप जब गहरी सांस भरते हैं तो ह का उच्चारण निकलता है, आप हंसते हैं तो ह का उच्चारण निकलता है, आप अगर चीखते हैं तो ह का उच्चारण निकलता है। तो ह एक ऐसा वर्ण है जिसमें किसी भी प्रकार के तंत्र की आवश्यकता नहीं है, जो सीधा हमारे स्वर तंत्र के अंदर से निकलता है, जो बिना किसी अवरोध के निकलता है। इसीलिए ह में शक्ति भी सबसे ज़्यादा लगती है, इसीलिए ह को सबसे बड़ा सघोष और सबसे बड़ा महाप्राण भी कहा गया है। ह व्यंजन हमारा सबसे बड़ा महाप्राण व्यंजन है और इसे सबसे बड़ा सघोष व्यंजन भी माना गया है। इसके अलावा जो आपके 2 मैंने लिखाए थे द्विगुण,
इनको मूर्धन्य भी कहते हैं और उक्षिप्त भी कहते हैं। ये है हमारे दो, ढ़ और ढ़। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारे व्यंजन समाप्त होते हैं। हालांकि कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतने सफिशिएंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और एग्ज़ाम्स में इनमें से मोस्टली यही पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा था काकल्य एक बार पूछा गया है, एक बार वर्ष भी पूछा गया है, प्रकंपित भी पूछा जा चुका है। इनके अलावा इनमें से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये 9 जो लिखे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसके साथ व्यंजन के साथ केवल व्यंजन समाप्त नहीं हो रहे, हमारा एक टॉपिक फिनिश हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वर्णमाला, वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ख़त्म कर रहे हैं हम इस टॉपिक को। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों क्लासेस में जो मैंने 2 टॉपिक लिए, एक स्वर और एक व्यंजन, मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा परेशानी आपको सामने आ रही है या किसी चीज़ में आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा पूरी कोशिश मैंने की है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो पाई हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम हिंदी के नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।